डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले आपको जो है पिछली क्लास में कल जो है डिस्कस किया था ट्रांसपिरेशन। तो एक तो आपको ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के कितने तरह के होते हैं, और फिर जो है स्टोमेटा के बेस पे कितने तरह के जो है कि वो प्लांट्स पाए जाते हैं। जो स्टोमेटा हमने बताया अपर सरफेस लोअर सरफेस पे डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग नाम, पोटैटो, लिली, ओट टाइप, ये सब कई जो है कि आपको बताया गया था। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटल मूवमेंट, कैसे जो है स्टोमेटा की ओपनिंग होती है और कैसे क्लोजिंग होती है। इसके पीछे भी काफ़ी जो है कि थियरी दिए गए हैं। तो आपको जो है कि सबसे पहले, और हमने कल आपको जो है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी दिया था, जो है इसमें जो है कि सेंड किया था। तो उसके बेस पे भी आप जो है कि थोड़ा सा जो है उसको देखेंगे कि स्टोमेटा में आपको जो है कि जो बनावट था, बनावट में आपने क्या देखा था। एक तो जो है कि गार्ड सेल था और सब्सिडियरी सेल था, और गार्ड सेल से जो है कि अटैच जो है पोर्स थे, स्टोमेटा के पोर्स थे। और ये पोर्स जो है कि इनकी ओपनिंग, खुलना और बंद होना गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे ही डिपेंड करता है। यदि गार्ड सेल टर्जिड होगा तब तो स्टोमेटा के पोर्स खुलेंगे, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होगा तो स्टोमेटा के जो है पोर्स जो है बंद हो जाएंगे। तो हमें मेन रूप से यही समझना है कि कब गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ाएं और कब स्टोमेटा के पोर्स को ओपन करें। तो इसमें जो है कि टर्जिडिटी बढ़ाने का मतलब यही है कि किसी भी तरीके से जो है सब्सिडरी सेल से पानी जो है गार्ड सेल में एंट्री कराना है, एंड ऑस्मोसिस की क्रिया कराना है, तब जाकर के गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ेगी। और जैसे ही अगर जो है कि वो गार्ड सेल से पानी हम जो है सब्सिडरी सेल में जो है कि बैक ले आएंगे तो इसकी टर्जिडिटी घटेगी, और उसी के बेस पे स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होता रहेगा। तो अब आपको जो है स्टोमेटा का आपने स्ट्रक्चर जो है देख लिया। अब उसके बाद का जो है कि इसकी जो ओपनिंग के लिए जो देखिए तो कई थ्योरी दिए गए हैं। पहला स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। अब देखिए स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस सबसे पहले J.D. सायरे ने इसको दिया था। इनके अनुसार, इनका कहने का मतलब है कि स्टार्च जो है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है और शुगर ऑस्मोटिकली जो है एक्टिव होता है। तो इस बेस पे जो है कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस की क्रिया होती है, और गार्ड सेल की जो है टर्जिडिटी बढ़ती है और घटती है, जिससे कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जनरली डे टाइम में स्टोमेटा जो है ओपन होता है और नाइट में जो है स्टोमेटा बंद होते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है दिमाग में यही रखना है कि डे टाइम में ऐसी क्या, कैसे जो है कौन सी क्रिया होगी कि जिसके थ्रू हम जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे जो है J.D. सायरे ने इसको जो है पीएच के आधार पे दिया था कि स्टोमेटा गार्ड सेल का जब पीएच जो है कि बढ़ेगा तब स्टोमेटा खुलेगा, और गार्ड सेल का पीएच जैसे ही घटेगा स्टोमेटा जो है बंद हो जाएगा। तो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में स्टार्च जो है कि जनरली जो है गार्ड सेल में जो है स्टार्च की मात्रा नाइट में अधिक होता है और डे में जो है कम होता है। तो नाइट में जब अधिक होता है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, और डे में अगर कम है और यही स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट होते जाते हैं तो इसलिए स्टोमेटा जो है खुल जाते हैं। जबकि आपको जो है इसको फोटोसिंथेसिस के बेस पे देखना है, क्योंकि पीएच को बढ़ाना और घटाना है। तो डार्क टाइम में जो है, डार्क समय में या कह लीजिए नाइट में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गार्ड सेल के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में जो है घुलता जाता है, जिससे उसका जो है कि एसिडिटी जो है, एसिडपन जो है कि बढ़ता जाता है। और जब एसिड जो है कि ज़्यादा जो है कि सेल में इकट्ठा होगा तो जो है कि उसका पीएच जो है नेचुरली जो है कम हो जाएगा, और जब पीएच नेचुरली कम हो जाएगा तो शुगर जो है स्टार्च में कन्वर्ट होने लगता है। और दूसरे तरफ जैसे डे टाइम आता है तो डे टाइम में जैसे ही लाइट पड़ता है, लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में फिर कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो धीरे धीरे जो है प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब जो है कि फोटोसिंथेसिस में यूज होने लगते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होने लगेगा तो जो है गार्ड सेल का जो पीएच जो है धीरे धीरे स्लोली जो है कि
बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है कि एसिडिटी जो है कि कम होती जाएगी, और पीएच बढ़ेगा तो वह एल्कनिलिटी की तरफ जाएगा। और जैसे पीएच 7 या 7 से ऊपर जाता है, फास्फोराइलेज एंजाइम जो है एक्टिव हो जाता है और स्टार्च को तुरंत जो है शुगर में कन्वर्ट करने लगता है। और जैसे ही स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा, जो है कि गार्ड सेल में एंडोस्मोसिस की क्रिया द्वारा सब्सिडरी सेल से पानी जो है गार्ड सेल में एंट्री करेगा, और फिर गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो आपने जो है कि इसमें देखा जो है कि कैसे नाइट में जो है कि स्टोमेटा बंद हो रहे हैं और कैसे जो है डे में स्टोमेटा खुल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है जेडी सैरी की थियरी हो गई। लेकिन इसको जो है कि स्टीवर्ट वगैरह या और भी कुछ साइंटिस्ट जो है क्रिटिसिज्म किए, जिसके बेस पे थोड़ा सा मॉडिफाइड थियरी दी गई स्टीवर्ट के द्वारा। स्टीवर्ट के द्वारा जो थियरी दी गई वो हल्का सा जो है कि जेडी सैरे से अलग है। इसमें जो है कि इनका क्या कहना है कि लाइट में फोटोसिंथेसिस होने के कारण जो है CO2 जो है, जो रेस्पिरेटरी CO2 है, वो धीरे धीरे यूज होता जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में। और उसके बाद जो है कि इसके कारण जो है कि लोअर द H+ कंसनट्रेशन जो है कम हो जाएगा, और फिर जो है गार्ड सेल की पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही पीएच जो है कि 7 से ऊपर जाएगा, एंजाइम फास्फोराइलेज कन्वर्ट द स्टार्च इनटू ग्लूकोज 1 फास्फेट, तो स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ग्लूकोज और प्लस फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनके बेस पे है, इनके अकॉर्डिंग जो है ग्लूकोज जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, और जबकि जेडी सैरे के अनुसार जो है ग्लूकोज 1 फास्फेट को बताए थे। तो थोड़ा सा जो है केवल डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे ही ग्लूकोज जो है कि बन करके तैयार हुआ, गार्ड सेल में एंडोस्मोसिस की क्रिया होने लगती है, और उसकी जो है कि टर्जिडिटी बढ़ जाती है, जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही फिर नाइट होता है, तो नाइट में जो है कि फोटोसिंथेसिस जो है बंद हो जाती है, और जो है कि रेस्पिरेटरी CO2 का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर जो है गार्ड सेल का पीएच जो है घटने लगता है। और जैसे ही घटेगा, एंजाइम एक्टिविटी रिवर्स हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जो है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, और ग्लूकोज 1 फास्फेट फिर जो है स्टार्च में कन्वर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है, और फिर जो है कि धीरे धीरे एक्स ऑस्मोसिस की क्रिया होने लगती है, और फिर जो है स्टोमेटा जो है बंद हो जाते हैं, या कह लो कि गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाती है, और फिर स्टोमेटा जो है उसके बंद हो जाते हैं। इस थियरी का भी क्रिटिसिज्म किया गया, कईयों ने जो है कि इसको भी जो है क्रिटिसाइज किया। अब उसके बाद फिर आता है जो है कि K+ ट्रांसपोर्ट थियरी, जिसको जो है लेविट ने दिया था। K+ ट्रांसपोर्ट थियरी जो है मोरलेस जो है कि काफ़ी स्टोमेटा के मूवमेंट को जो है कि एक्सप्लेन करता है, और इस थियरी का को बहुत ज़्यादा जो है चैलेंज भी नहीं किया है, या इसका क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा नहीं किया गया है। इनके अकॉर्डिंग जो है कैसे गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है, इसमें आप देखेंगे कि लाइट में जो है कहते हैं, जैसे ही लाइट मिलता है, लाइट में जो है कि मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मैलिक एसिड ज़्यादा बनता है। फिर मैलिक एसिड जो है टूट जाता है मैलेट एनायन और H+ आयन में, और फिर जैसे ही H+ आयन जो है कि सब्सिडरी सेल में जो है कि बाहर आने लगते हैं, उसी के साथ जो है K+ आयन जो है कि गार्ड सेल के अंदर जाने लगते हैं। दोनों मतलब अपोजिट फिनोमेना, K+ जो है अंदर और H+ जो है बाहर, जिसके कारण जो है कि जब K+ अंदर जाता है तो एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है, और एंडोस्मोसिस की क्रिया के द्वारा फिर गार्ड सेल की जो है टर्जिडिटी बढ़ने लगती है, और फिर जो है जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ेगी, आपको पता है कि स्टोमेटा का पोर्स जो है क्या होगा, खुल जाएगा, और फिर से ट्रांसपिरेशन होने लगेगा। और जैसे ही जो है कि नाइट में ये जो है कि आपका उसके K+ का इफ्लक्स होने लगता है इनफ्लक्स के जगह पे, और जो है कि गार्ड सेल से बाहर जाने लगता है। और जैसे ही गार्ड सेल से बाहर जाता है, H+ अंदर आता है, और फिर H+ अंदर आने के कारण धीरे धीरे एक्स ऑस्मोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है। फिर गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, और जैसे ही गार्ड सेल फ्लैसिड हुआ, जो है स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाते हैं।
तो इस तरीके से जो है कि कुछ जो है कि आपको 2-3 थियरी दी गई स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के रेफरेंस में। तो हमें केवल मेन जो है ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से हमें गार्ड सेल की रिजिडिटी को बढ़ाना है। जब आप ये दिमाग में रख करके उसको एक्सप्लेन करेंगे स्टोमेटा मूवमेंट को, तो आप जो है कि आराम से जो है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जो है कि आपने ट्रांसपिरेशन देख लिया, स्टोमेटल मूवमेंट। तो फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोमेटल मूवमेंट कि कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है ज़्यादा है तो स्टोमेटल ओपनिंग कम होती है, और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जैसे ही कम होने लगती है, या कह लीजिए ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है या शुष्क हवा होती है, तो उस समय स्टोमेटा का पोर्स जो है ज़्यादा खुलता है और ट्रांसपिरेशन का जो है लॉस भी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर टेम्परेचर में भी आप जो है कि ज़्यादा टेम्परेचर जैसे ही हो 30 से ऊपर जाता है, रेट ऑफ जो है ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, और जैसे ही जो है टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है। लाइट लाइट डायरेक्ट जो है कि नहीं अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली टेम्परेचर वगैरह को अफेक्ट करके और फिर जो है कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करके स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अफेक्ट करता है। और सबसे बेस्ट जो लाइट होती है वो जो है रेड लाइट होती है। फिर उसके बाद विंड वेलासिटी। विंड वेलासिटी, अगर विंड की वेलासिटी जो है कि स्लो है और जो है कि एक वेरिएबल जो है कि उसमें है, तब तो जो है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नॉर्मल तरीके से चलता है, या थोड़ा बहुत अगर वेलासिटी विंड की अधिक है तो अधिक भी होता है। लेकिन अगर जो है कि बहुत ज़्यादा वेलासिटी हो जाए विंड की, जैसे जिसको स्टार्म का नाम देते हैं, उस तरीके का हो जाए, तो फिर प्लांट अपने स्टोमेटा को टोटली जो है बंद कर लेता है। उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन जो है नेग्लेजिबल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि प्लांट को खतरा रहता है कि कहीं हम जो है अपरूटेड ना हो जाएं, सॉयल से कहीं बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक खिंचाव होता है ऊपर से। तो एक तो उसमें ट्रांसपिरेशनल पुल रहता है, और दूसरा अगर विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो चांसेज होता है कि प्लांट उखड़ सकता है जो है। तो इसलिए वो अपने स्टोमेटा को क्लोजली बंद कर देता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये भी जो है अगर ज़्यादा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो जो है वो ज़्यादा जो है कि ट्रांसपिरेशन, और हाई है तो कम होता है। इस तरीके से जो है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है कि अफेक्ट करता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को। अब उसके बाद कुछ इंटरनल फैक्टर भी हैं, जैसे लीफ एरिया है। ज़्यादा होगा लीफ एरिया तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, कम है तो कम होगा। और बहुत से प्लांट में लीफ एकदम स्पाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में जो है कि बहुत कम भी ट्रांसपिरेशन होता है। उसके बाद लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ का स्ट्रक्चर का जो है कि वो उसके फीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर थिक क्यूटिकल है तो लो होगा, अगर वैक्स की कोटिंग है तो भी लो होगा, कॉम्पैक्ट मेसोफिल सेल्स हैं तो भी लो होगा, रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा अगर उनकी संख्या कम है तो भी जो है ट्रांसपिरेशन कम होगा। और यदि स्टोमेटा सनकेन है, गड्ढे में है, जो है सरफेस पे ना होकर के थोड़ा डिप्रेशन में है, तो भी जो है ट्रांसपिरेशन कम होगा। और एज ऑफ द प्लांट, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज स्लो एट द सीडलिंग स्टेज, मैक्सिमम एट द मैच्योरिटी एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज नियर द सेनेसेंस। जैसे ही प्लांट जो है कि ख़त्म होने को, सेनेसेंस होने के करीब आता है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जो है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर देखा। अब उसके बाद जो है एंटी ट्रांसपेरेंट भी कुछ ऐसे भी जो है कि सब्सटेंस जो है कि रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देते हैं, कम करते हैं। तो जैसे पॉलीथीन में जो कलरलेस पॉलीथीन प्लास्टिक बैग है, सिलिकॉन ऑयल है, लो विस्कोसिटी वैक्स है, और मर्क्यूरी के जो है आपका फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, इन सब के द्वारा जो है कि हम ट्रांसपिरेशन को रोक सकते हैं। और उधर हार्मोन्स में ABA हार्मोन्स है, एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो और एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 500 ppm का अगर होगा एटमॉस्फेयर में, तब टोटली स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इतने जो है ppm का हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ जो है कि एंटी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन में आप जो है कि देखेंगे
कि ट्रांसपिरेशन को जो है क्या कहा जाता है, यह एक नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक बुराई है। प्लांट ना चाहते हुए भी पानी को लॉस करता है, चाहे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, चाहे जो है कि और भी किसी जो है पर्पज से जो है करता है। और दूसरी चीज़ होता है कि जो है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा पैसिवली जो है पैसिव प्रोसेस से वाटर जो है कि रूट से ऊपरी भाग तक पहुंचता है। तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो इसके फ़ायदे भी हैं और कहीं कहीं पे इसके जो है नुकसान भी हैं, क्योंकि इतना मुश्किल से पानी जो प्लांट के अंदर जाता है और इजीली अगर ट्रांसपायर कर जाए तो भी जो है कि प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है फ़ायदे वाली हैं, कुछ नुकसान वाले, इसीलिए ट्रांसपिरेशन को कलेक्टिवली कहा गया कि यह एक नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक बुराई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें एक पॉइंट आपको कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, गटेशन। व्हाट इज गटेशन? गटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में अगर जो है कि वाटर का लॉस हो रहा है, जबकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है, तो इसको जो है गटेशन बोलते हैं। और गटेशन जनरली जो है कि स्टोमेटा के थ्रू ना होकर के हाइडेथोड के थ्रू होता है। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो है लीफ के ऊपरी भाग पे, और उसी के थ्रू जो है कि पानी जो है लिक्विड के रूप में थोड़ा थोड़ा जो है कि निकलता रहता है। और उसके जो है कि जो हाइडेथोड के नीचे जो है लंबी लंबी पैरेनकाइमेटस एपिथेम सेल होती हैं, तो मेन रूप से एपिथेम सेल ही पानी को लेकर के आती हैं और फिर जो है कि हाइडेथोड के पोर के थ्रू वो जो है बाहर निकलता है। तो और इसके लिए कंडीशन भी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी और जो है कि लो टेम्परेचर, ये भी कंडीशन चाहिए तब जाकर होता है। तो इसलिए ये सब प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है। तो आप कभी कभी इसमें डिफरेंस भी लिखने को आता है कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस लिखिए। तो देखो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस है कि ट्रांसपिरेशन यूजुअली आकर्स इन डे टाइम और गटेशन यूजुअली आकर्स इन नाइट। और दूसरा है वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर ट्रांसपिरेशन में, और गटेशन में लिक्विड के फॉर्म में। वाटर वेपर्स आर प्योर होता है ट्रांसपिरेशन में, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है इसलिए ये प्योर नहीं होता, बल्कि कुछ और भी सेल सैप जो है कि मटेरियल जो है इसमें रहते हैं डिजॉल्व। आकर्स थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है ट्रांसपिरेशन, जबकि ये जो है कि गटेशन हाइडेथोड के द्वारा होता है। इट इज ए कंट्रोल फिनोमेना, ट्रांसपिरेशन एक कंट्रोल फिनोमेना है और गटेशन एक जो है अनकंट्रोल्ड फिनोमेना है। उसके बाद जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको आता है कि ट्रांसपिरेशन को किससे मेजर किया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए गैनांग पोटोमीटर्स जो है कि यूज किया जाता है। तो आपको ये भी चीज़ जो है याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं आपको करने के लिए। तो इस तरीके से आज आपने जो है कि ट्रांसपिरेशन देख लिया कैसे कैसे एक किस तरीके से और किस रूप से जो है कि होता है। तो आज तो यहीं, फिर नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।